जंगल में शेर अपनी पत्नी शेरिया के साथ रहता था। शेर बहुत गुस्से वाला था, लेकिन अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करता था। शेरिया कहती है, सुनिए जी, आप नहाया करो, आपसे बहुत बदबू आती है। क्या कहा, मुझसे बदबू आती है? अरे शेर भी कभी नहाता है क्या? नहाया नहीं सकते तो मेरे पास मत आइएगा। अरे मुझे नहीं लगता कि मुझसे बदबू आती है, तो मैं क्या करूं? भोलू, क्या तुम मुझसे सच कहोगे? आपको बदबू की आदत पड़ गई है, आप किसी और जानवर से पूछ लो। फिर शेर जंगल में निकल जाता है। उसे पहले भोलू भालू मिलता है। भोलू, क्या तुम मुझसे सच कहोगे? शेर जी, भला आपसे कौन झूठ कह सकता है? पूछिए, क्या सच जानना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी कहती है कि मुझसे बदबू आती है। क्या ये सच है? ये सुनकर भोलू सोच में पड़ जाता है। वो जानता था कि अगर वो कह देगा कि सच में शेर से बदबू आती है तो शेर उसको मार देगा। मेरे ख्याल से शेर जी आपको रिंकू खरगोश सच कह पाएगा, क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज, वो अच्छे से सूंघ लेता है। मेरी नाक उतनी अच्छी नहीं है। फिर दोनों रिंकू खरगोश के पास जाते हैं। रिंकू, क्या मुझसे बदबू आती है? रिंकू सोच में पड़ जाता है कि भोलू ने उसे फंसा दिया है। अरे अगर मैं शेर को सच बता दिया कि इससे कितनी ज्यादा बदबू आती है तो मेरा काम खत्म कर देगा। रिंकू बहाना बना लेता है। शेर जी, मेरी नाक में मिट्टी घुस गई है। मेरे ख्याल से आपको सच पिग्गू बता सकता है, उसकी नाक बहुत बड़ी है। देखो भोलू, रिंकू, मुझे मूर्ख मत समझो। अगर पिग्गू सच नहीं बताएगा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर तीनों पिग्गू के पास जाते हैं। शेरराज जी, आपकी मैं कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे सच सच बताओ कि मुझसे बदबू आती है कि नहीं। लेकिन शेरराज जी, आपसे बदबू आती है कि नहीं, इस बात से किसको फर्क पड़ता है? मेरी पत्नी शेरिया मुझसे कह रही थी कि मुझसे बदबू आती है। तुम सच कही नहीं तो मेरा गुस्से से तुम तीनों बच नहीं सकोगे। मैं आपको जब भी कहूँगा शेरिया जी के सामने ही कहूँगा। ठीक है, बताओ क्या कहना है तुम्हारा? तो पिग्गू कहता है, शेरिया जी, आपसे बहुत बदबू आती है। शेरिया जी सच कह रही थी। ये सुनकर शेरा बहुत गुस्से में आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके पहले आपको शेरिया जी को भी मारना होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही ये बात कही थी। ये सुनकर शेर शांत हो जाता है। सच सुनने के लिए बहुत समझदारी चाहिए और सच भी सही समय पर सही लोगों से कहना चाहिए। इस तरह से शेर सबकी बात मानकर नहाने की आदत डाल लेता है और धीरे धीरे सच सुनने की आदत भी उसके अंदर आ जाती है, जिससे उसका भला होता है। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ, मेरी बात सुनो। मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है।
वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना। तो सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है, बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन मेरा नाम लवली है, मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो ना। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं, तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं यही इसी जंगल
जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसकी खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी, फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की बौछार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। बेलो, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं। सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे है कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ, हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है। अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं। ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पीहू लोमड़ी और पिंकू बंदर दोनों भाई बहन हैं और शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में उनके बहुत सारे दोस्त हैं। आज 31 दिसंबर है, इसलिए सभी बच्चे न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी टिंकू नाम का एक हाथी पिंकू से कहता है, अरे पिंकू, नए साल में तुम क्या करने वाले हो? कोई संकल्प लिया है तुमने? हाँ, मैंने संकल्प लिया है कि मैं 2023 में मन लगाकर पढ़ूंगा और खेल पर भी ध्यान दूंगा। इस साल मैं खेल में पीछे रह गया, इसलिए मेरी यही कोशिश होगी कि मैं नए साल में बैडमिंटन अच्छे से खेलूं और अपने स्कूल के लिए कोई ट्रॉफी जीत कर लाऊं। तभी पीहू भी वहाँ आ जाती है और कहती है, और दोस्तों, क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी? आओ पीहू, हम तो नए साल के बारे में बात कर रहे थे कि कौन क्या क्या करने वाला है, किसने क्या संकल्प लिया है। वैसे तुमने क्या संकल्प लिया है पीहू? मैंने संकल्प लिया है कि मैं नए साल में गरीबों की मदद करूं और अपने मम्मी पापा को खुश कर सकूं।
सकूं और इस बार क्लास में फर्स्ट भी आऊं। बच्चों के बीच ऐसे ही बातें चल रही थी। उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है और पीहू और पिंकू अपने घर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए हैं। मम्मी, ये सब यहाँ घर पर क्यों जमा हुए हैं? कुछ है क्या आज? हाँ बच्चों, आज न्यू ईयर की पार्टी है ना घर पर, इसलिए ये सभी आए हुए हैं। आदमी लोग घर की सजावट कर रहे हैं और हम औरतें खाना बना रही हैं। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा भी बनाया है और हाँ, तुम्हारे दोस्त भी आए हुए हैं। जाओ जाकर देखो कमरे में। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में जाकर देखते हैं, जहाँ उन्हें उनकी सोसाइटी के दोस्त बैठे हुए मिलते हैं और सब गुब्बारे फुला रहे थे। अरे दोस्तों, कैसे हो तुम? हम तो अच्छे हैं, तुम कैसे हो? पता है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, गुब्बारे फुलाते हैं। पिंकू और पीहू गुब्बारे फुलाते हैं। उधर सभी औरतें मिलकर खाना बना रही थी। बच्चों के पापा कह रहे थे कि सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं, बस केक और कुछ मिठाई और पीने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेते हैं। बाकी तो हम सभी औरतें मिलकर कर ही लेंगी। क्यों, सही कहा ना बहन जी मैंने? हाँ पीहू की मम्मी, सही कहा अपनी। वैसे भी हम भी घर पर पड़ी हुई क्या कर रही थी, यहाँ आकर कम से कम आपकी मदद तो कर रही हैं। उधर आदमी लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और घर की सजावट भी कर रहे थे। लाओ बच्चों, ये गुब्बारे हमें दे दो, हम इन्हें दीवार पर लगा देते हैं और तुम भी जल्दी जल्दी से मुँह हाथ धो लो, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही समय बचा है। लेकिन मुँह हाथ धुलना जरूरी है क्या पापा? और क्या बच्चों, अभी तो आपकी सुंदर सुंदर फोटो आएगी। बच्चे मुंह हाथ धुलकर बैठ जाते हैं और 12 बजते ही मम्मी पापा सभी के साथ मिलकर केक काटते हैं और सभी में केक परोसते हैं। केक बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद सभी मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। पीहू और पिंकू बहुत खुश थे। पटाखे फोड़ने के बाद सभी मिलकर सफाई कर्मी, गार्ड और गरीब लोगों को उपहार देते हैं और उनसे गले मिलते हैं। इन सभी के बाद वह उन सभी लोगों की फोटो खींचते हैं। चलो चलो, बहुत हो गई फोटो, अब खाना खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे पापा, अभी तो फोटो खींचना शुरू किया था, हमारी भी तो फोटो खींचनी है ना। फोटो तो बाद में भी खींच लेंगे, अभी खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और फिर खाने में वो स्वाद नहीं आएगा। समझ गए ना बच्चों? चलो चलो खाना खा लो। भाई साहब आप भी आ जाइए, चलिए खाना खा लेते हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। साथ ही गाना बजाना भी होता है और इस तरह सभी लोग मिलकर नए साल का स्वागत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। एक शहर में चिंटू बंदर और मगरू मगरमच्छ रहते थे। चिंटू लोगों को मुसीबतों से बचाने में हमेशा आगे रहता था, लेकिन मगरू घमंडी था और किसी के साथ दोस्ती नहीं करता था। मगरू को पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन चिंटू पानी से बहुत डरता था। वो लोगों को तैरना सिखाता था, लेकिन उसके घमंडी बर्ताव के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक बार चिंटू स्विमिंग पूल जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जानते नहीं बंदर अच्छे तैराक नहीं होते हैं? मुझे अपना पानी का डर खत्म करना है, इसलिए मैं तैरना चाहता हूँ। ठीक है, कूदो पानी में। जब चिंटू पानी में कूदता है तो वो छटपटाने लगता है। उसे तैरना नहीं आता है। बचाओ बचाओ मुझे। क्यों? मैंने कहा था ना, बंदर लोग तैरना नहीं सीख सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मगरू उसके पास टायर ट्यूब फेंकता है। बहुत मुश्किल से चिंटू की जान बचती है। चिंटू बहुत शर्मिंदा होता है। तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था मगरू, हमारी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मगरू अपने घमंड में उसकी बात नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मगरू शहर में घूमने निकलता है। आज थोड़ा काम खत्म कर लूं, फिर स्विमिंग पूल में जाकर नहाऊंगा। मगरू रास्ते में जाता रहता है, लेकिन उसे जो भी जानवर मिलते वो किसी से बात नहीं करता था और ऐसे ही चलता था जैसे वो किसी को पहचानता ही नहीं है। चलते चलते वो सड़क के बीच बने हुए एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ मुझे! लेकिन मगरू को कोई भी जानवर नहीं बचाता है। अरे ये तो मगरू है, इसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। तो वहाँ पे पिग्गी आती है। मैं तो इतने गहरे गड्ढे में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अगर जा भी सकता तो
इस मगरू के लिए नहीं जाता क्योंकि ये बहुत घमंडी हैं। मैं फायर ब्रिगेड को फोन कर देता हूँ, उनको सीढ़ी की मदद से ये बाहर आ जाएगा। तब तक मगरू तुम इंतजार करो। तभी वहाँ चिंटू आ जाता है। अरे आप सब ऐसे क्यों रुके हुए हैं? मगरू गड्ढे में गिर गया है तो उसकी मदद तो करनी चाहिए ना। लेकिन चिंटू, इसने मेरी स्विमिंग के दौरान बहुत बेइज्जती किया है। हमेशा अपने घमंड में ही रहता है। ये इतनी बड़ी मुसीबत में है, आप लोग ऐसे मत सोचिए। अब मैं ही इसकी मदद करता हूँ। लेकिन इसने तुम्हें भी तो स्विमिंग पूल में खतरे में डाल दिया था ना, क्या तुम भूल गए? हाँ, नहीं भूला, लेकिन अगर इसकी जान खतरे में है तो मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। और चिंटू गड्ढे में उतरकर मगरू को हाथ देता है, जिससे मगरू को गड्ढे से बाहर आने में मदद मिलती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिंटू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम माफ कर दो और मैं आप सभी से अपनी घमंडी बर्ताव के कारण माफी मांगता हूँ। और फिर मगरू चिंटू के इतने अच्छे बर्ताव के कारण सुधर जाता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब मगरू शहर में चिंटू के साथ घूमता था और धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगता है और वो बाकी के जानवरों के साथ भी मिलजुल कर रहने लगता है। हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं। मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मेरी माँ बहुत समझदार हैं। वो मुझे बहुत चाहती हैं। वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया, ये चिड़िया कौन है? इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ। मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी। माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी। बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। थोड़ा सोचो तो सही। इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया? मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा? भैया ने तो शादी कर ही ली है। अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है। मुझे तू माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी।
बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ भैया बाहर हैं, इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा मैं कहती थी ना किसी अनाथ लड़की से शादी मत कर, देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है। वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जबलपुर गांव के जंगल में बबली एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे 1 ग्लास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह,
ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। बबली अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।